गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कालांश में अपन ने क्रिया के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कर्म के आधार पर जो क्रिया भेद है वह पूर्ण पढ़ लिया था। दूसरा इसका जो क्रिया भेद है, क्योंकि ये जो क्रिया है ये दो प्रकार की होती है, एक तो कर्म के आधार पर और दूसरी है प्रयोग या रचना के आधार पर। तो हमने कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ ली थी। अब आज हम प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया पढ़ेंगे। तो प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया है यह 6 प्रकार की होती है। प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया है यह 6 प्रकार की होती है। पहला है संयुक्त क्रिया। दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। चौथी है नाम धातु क्रिया। पांचवी है आज्ञार्थक क्रिया और छठी है सजातीय क्रिया। इस तरह से प्रयोग या रचना के आधार पर जो मूल क्रियाएं हैं ये 6 प्रकार की होती हैं। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया और सजातीय क्रिया। तो आज हम सबसे पहले संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया, अब संयुक्त के शब्द से ही अपने को मालूम हो जाता है, अपने को पता चल जाता है कि संयुक्त क्या है। संयुक्त क्रिया, अब संयुक्त जो शब्द है इसका मतलब है मिला हुआ, जुड़ा हुआ। तो इसी प्रकार से हम जो क्रिया पढ़ रहे हैं उसमें है कि जब कोई वाक्य है और उस वाक्य में 2 या 2 से अधिक बिनार्थक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं, मिलकर बनी हुई होती हैं, तो उसी को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रिया मिलकर प्रयुक्त होती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर प्रयुक्त होती हैं, मिलकर एक ही क्रिया बन जाती हैं, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब ये जो क्रियाएं इसमें जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होती हैं तो वे भिन्न भिन्न अर्थ वाली होनी चाहिए। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अजय ने खाना खा लिया होगा। अजय ने खाना खा लिया होगा
सौरभ ने पाठ पढ़ लिया। अजय ने खाना खा लिया, सौरभ ने पाठ पढ़ लिया। तो इसमें देखो, ये जो ऊपर वाला जो उदाहरण है, अजय ने खाना खा लिया, इसमें अजय तो करता है, खाना कर्म है, खा इसमें क्रिया है। अब ये जो अन्य इसकी तो सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो इन तीन क्रियाओं से एक ही क्रिया का निर्माण हुआ है, यानी तीनों क्रियाएं मिलकर के एक ही अर्थ बता रही हैं, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब ये जो खा है, इसमें जो मूल क्रिया है वह है खाना, लिया है यह बनी है लेना से, और होगा होना से। तो इस तरह से अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं प्रयुक्त होने के कारण इस वाक्य में हम इनको संयुक्त क्रिया कहेंगे। यह होती है संयुक्त क्रिया। जब किसी एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न अर्थ वाली दो या दो से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब दूसरा जो उदाहरण है, उसमें सौरभ ने पाठ पढ़ लिया, तो यहां पर सौरभ तो करता है, पाठ कर्म है, पाठ कर्म है, और पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ भी यहां पर क्रिया है और लिया भी क्रिया है। तो पढ़ पढ़ना से, लिया लेना से, तो दो क्रियाएं प्रयुक्त हो गई। तो ये एक साथ जब दो क्रियाएं प्रयुक्त हो गई, तो इसको भी हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। संयुक्त क्रिया है, यह बहुत ही सरल है, आसान है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न, एक बात ध्यान रखना आपको कि जो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, तो वह एक ही क्रिया नहीं, भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रिया होनी चाहिए। भिन्न भिन्न, यह ध्यान रखना, अलग अलग क्रियाएं मिलकर के जब प्रयुक्त होती हैं, तो उस वाक्य में संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मैंने आपके सामने यहां पर उदाहरण दिए हैं, अजय ने खाना खा लिया होगा, तो यहां पर खा खाना, लिया लेना, होगा होना से बनी है, इसलिए इनको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। सौरभ ने पाठ पढ़ लिया, तो यहां पर पाठ कर्म हो गया, पढ़ और लिया, पढ़ पढ़ना से बनी है, लिया लेना से बनी है, इसलिए ये दो क्रियाएं हैं, तो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। अब यह तो आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन अगला जो टॉपिक लेते हैं, अगली जो क्रिया लेते हैं, वह है पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। क्योंकि प्रयोग या रचना के आधार पर हम जो प्रमुख जो क्रियाएं हैं उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो पूर्वकालिक क्रिया है, यह क्रिया कर्ता किसी मुख्य कार्य को करने से पहले कोई दूसरी क्रिया कर लेता है, उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। करता है, पूर्वकालिक जो क्रिया है, इसमें क्या है कि करता है, कर्ता किसी मुख्य क्रिया को करने से पहले, मुख्य क्रिया या काम को करने से पहले अन्य कोई क्रिया पूर्ण कर लेता है, तो उस क्रिया को या उस कार्य को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब समय, कि जो मुख्य क्रिया कर रहे हैं उससे पहले अगर करता है काम करने वाला, उसने अन्य कोई कार्य कर लिया है तो उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊं, चंचल खाना खाकर सो गई। चंचल खाना खाकर सो गई, यह जो उदाहरण है, इस उदाहरण में देखो चंचल करता है, खाना कर्म है, अब खाकर सो गई। अब इसका जो इस वाक्य में जो मुख्य क्रिया है वह तो है सोना, मुख्य काम है वह है सोना। अब सोने से पहले इसने क्या कार्य किया है, क्या क्रिया की है, उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अब इस वाक्य में देखते हैं तो खाकर जो क्रिया है, यानी चंचल खाना खाकर सो गई, तो इसमें मुख्य क्रिया तो हो गई सोना। अब सोने से पहले चंचल ने क्या काम किया, यानी खाना खाया, तो ये जो खाकर जो क्रिया है यह पूर्वकालिक क्रिया हो गई। खाकर जो क्रिया है यह क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अमित फुटबॉल खेल कर घर गया। अमित फुटबॉल खेल कर घर गया, तो यहां पर अमित है, उसने घर जाने से पहले क्या कार्य किया, तो फुटबॉल खेला। तो यहां पर जो खेल कर क्रिया है यह पूर्वकालिक क्रिया हो गई। यानी सीधी सी बात यही है, साधारण तौर पर यही है कि जो पूर्वकालिक क्रिया है, इस पूर्वकालिक क्रिया में मुख्य क्रिया से पहले अगर कर्ता किसी अन्य कार्य को या क्रिया को संपन्न कर लेता है या पूर्ण कर लेता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण में चंचल खाना खाकर सो गई, तो इसमें सोना मुख्य कार्य हो गया। उससे पहले उसने क्या किया, खाना खाया, तो यहां पर खाकर यह पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अमित फुटबॉल खेलकर घर गया, तो घर जाने से पहले अमित ने क्या किया, यानी फुटबॉल खेला, तो खेलकर ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इस तरह से बहुत ही सरल क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। अब अगली जो क्रिया हम पढ़ेंगे वह है प्रेरणार्थक क्रिया। अगली जो क्रिया है यह है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, अब प्रेरणार्थक जो क्रिया है इसमें क्या है कि जब करता है यह किसी क्रिया को पूर्ण करता है, तो यह स्वयं न करके प्रेरणा से किसी या प्रेरित करके किसी दूसरे से क्रिया पूर्ण करवाता है, तो उसी को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें करता है स्वयं क्रिया नहीं करता है, करता स्वयं क्रिया न करे, प्रेरणा से किसी दूसरे से क्रिया संपन्न करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कर्ता स्वयं क्रिया न करे, प्रेरणा से किसी दूसरे से क्रिया संपन्न करवाता है, तो उसी को हमें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब इसका रूप बनता है, जो सामान्य क्रिया है उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाएं? तो देखो, सामान्य क्रिया जैसे पढ़ना है,
यह है सामान्य क्रिया, यह है सामान्य क्रिया। पढ़ना जो क्रिया है यह सामान्य क्रिया है। अब इसका हम इस सामान्य क्रिया का हम प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसका हमें प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं या इसकी हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। तो कैसे बनती है? इसका प्रेरणार्थक रूप कैसे बनता है? पढ़ना है तो पढ़वाना, इसका प्रेरणार्थक रूप पढ़वाना हो गया। यानी करता है वह स्वयं तो कोई क्रिया करता नहीं है, और प्रेरणा से, विनती से या प्रार्थना से किसी दूसरे से क्रिया संपन्न करवाता है। तो उस रूप को ही हम, यानी उस संपन्न करवाने में या पूर्ण कार्य पूर्ण करवाने को ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, हमें दूसरी क्रिया जैसे हम बनाते हैं लिखना, ये सामान्य क्रिया है, लिखना सामान्य क्रिया है। तो इसका हम प्रेरणार्थक रूप क्या बनाएंगे? लिखना, लिखवाना। लिखना, लिखवाना। तो ये सामान्य, ये सामान्य क्रिया से ये प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया। अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया। तो अब देखो, इसके बारे में हम जानेंगे कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है और प्रयोग या रचना के आधार पर कौन सी क्रिया है, यह जानेंगे हम। तो देखो, अध्यापक है, यह करता है। अब बच्चे से पाठ पढ़वाया, पाठ पढ़वाया, तो पढ़वाया यह क्रिया है। इस वाक्य में पढ़वाया क्रिया है। लेकिन जो करता है, यहां पर जो कर्ता प्रयुक्त हुआ है, उसने स्वयं ने पाठ नहीं पढ़ा, उसने बच्चे से पाठ पढ़वाया है। तो उसने जब बच्चे से पाठ पढ़वाया है, तो ये जो क्रिया बनी है पढ़वाया, इसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्रिया हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। रमेश ने नाई से बाल कटवाए। रमेश ने नाई से बाल कटवाए। तो यहां पर स्वयं ने क्रिया नहीं की, रमेश करता है, तो इस कर्ता ने स्वयं ने कोई क्रिया नहीं की, और किससे? जो नाई है उससे क्रिया करवाई है। इसलिए यह जो प्रेरणार्थक क्रिया है कटवाई। तो ठीक है, आपके समझ में आ गई होगी यह जो प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस प्रेरणार्थक क्रिया का रूप कैसे बनता है? यह सामान्य क्रिया है पढ़ना, और प्रेरणार्थक क्रिया बन गई पढ़वाना। लिखना है, इसका प्रेरणार्थक रूप हो गया लिखवाना। इस तरह से आज हमें इन तीन क्रियाओं के बारे में ही पढ़ा है। और अब अगला जो पीरियड आएगा, अगला जो कालांश आएगा, उसमें हमें इन तीन क्रियाओं के बारे में और अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। उनमें है नाम धातु क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया और सजातीय क्रिया। इनका हम अगले पीरियड में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे।